अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मैं अक्सर अपने सामने इतनी चीज़ें जब मैं आती हूँ और आपने देखते हैं कि हमारी टेबल पे ये आज पैटिस भी पड़े हुए, मुझे पैटिस वाले इतने अच्छे लगते हैं। ये ट्रायंगल शेप के जो वेजिटेबल पैटिस है ना, ये अक्सर मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाते हैं कि स्कूल की कैंटीन से बिल्कुल ऐसे मिलते थे। देन वी हैव चिप्स, सब चीज़ें जो भी मैं चाहूँ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी भी किस्म की फूड एलर्जी नहीं है। अब आप कहेंगे हैं वो अलग बात है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे होती हूँ तो मैं अब मीठी चीज़ तो कोई खाती ही नहीं। आपको पता ही है कि मैंने चीनी छोड़ दी है। लेकिन आपको पता है इतने हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको फूड एलर्जीज़ हैं, और ये फूड एलर्जीज़ कभी कभी जानलेवा भी साबित होती हैं। मुझे नहीं पता था कि पीनट से भी लोगों को एनर्जी होती है। जो हम मूंगफलियाँ इतने शौक से खाते हैं ना, अभी क्योंकि सर्दियाँ इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद ज़िंदगी तो हम सर्दियाँ देख भी लेंगे। मूंगफलियाँ हम खाते हैं तो उसको इतना एंजॉय करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इससे एलर्जी हो जाती है, और अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। ये मैंने बिग बैंग थ्योरी में देखा कि किस तरीके से उसमें एक किरदार को, जो कि अगर चॉकलेट में पीनट आ गई तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। ग्लूटेन एलर्जी में जनाब लोग आटे से बनी कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। दूध से एलर्जी है, दूध, अब मैं हैरान होती अल्लाह मियाँ, दूध से एलर्जी भी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये पहले भी लोगों को होती थी या फिर ये नई नई एलर्जीज आई हैं? क्योंकि देखिए जिद्दत आ गई है टेक्नोलॉजी में। अब हम इतने एडवांस्ड चले गए हुए हैं, अपने मेडिकल साइंस से भी देखें कि हमें पता चलने लग गया है, चीज़ों की डायग्नोसिस सामने खुल के आने लग गई, और हमें पता है कि अच्छा ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अक्सर मैं शो में बात करती हूँ कि जी क्या लोगों को पहले भी ऐसे हार्ट अटैक साइलेंट वो होते थे, हार्ट अटैक्स होते थे और कार्डियक अरेस्ट होते थे। अब हम इतने जवान लोगों को जाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कैंसर में कहती अब इतना क्यों बढ़ गया, उन्होंने कहा जी पहले भी था, बस डायग्नोज नहीं हो पाता था। तो ये जो ग्लूटेन एलर्जी और जैसे बहुत सारी फूड एलर्जीज़ हैं जो आपको, मुझे नहीं पता कि अच्छा भाई ये एलर्जीज़ भी हैं, और इन चीज़ों से हमें ये नुकसान भी हो सकता है। और सोचे अगर बच्चे को एलर्जी हो तो पता कैसे चलेगा? सोचे बच्चे को दूध से एलर्जी हो, आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता? और बच्चा दूध पी रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या मुतबादिल हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती है? अगर मैं एलर्जीज़ की बात करूं, आज हमने अपने शो में इस हवाले से बात करनी है। जी जनाब, तो इसी हवाले से शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सिराज खानज़ादा साहब, जो कि MSN गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। साथ में उनके यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ लखतावाला, जो कि जनरल सर्जन हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर आयशा, जो कि आप जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर अफीफ़ा हाशमी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। सो इन 4 लोगों को मैं शो में खुश आमदीद करती हूँ। और अब से थोड़ी देर बाद हमें डॉक्टर बतूल भी ज्वाइन कर लेंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आप सब लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे ये सबसे पहले सवाल ये करना है, ये फूड एलर्जीज ये अभी आई हैं डॉक्टर आयशा, या ये पुरानी थी और हमें इनका पता नहीं था? फूड एलर्जीज़ तो शुरू से ही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो भी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे और जो पूरी लिस्ट बताएंगे तो वो चीज़ें भी अज़ल से। डॉक्टर बतूल ने भी मैं ज्वाइन। डॉक्टर बतूल अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम तर चीज़ें भी शुरू से ही मौजूद हैं। बात यह है कि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना, और ये भी सोचना कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम रोटी ना खा सकें। ये लोग इन चीज़ों को तसव्वुर नहीं करते, या ये कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है या मेरे स्किन पे कोई एलर्जी हो रही है, तो किसी का ख्याल भी इस तरफ नहीं जाएगा मैंने शायद हो सकता है कि कोई क्रीम गलत लगा ली होगी, या कोई ऐसा काम कर लिया होगा जिसकी वजह से मुझे दाने निकल आए, या स्किन पे रैशेज हो गए, या मेरी वॉमिटिंग। लेकिन ये चीज़ कि जी मैं रोटी खाना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खाने से परहेज़ करनी चाहिए, तो अब जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई है और हम बताते भी हैं। और फिर प्लस ये है कि ब्लड टेस्ट, इन सारी चीज़ों के साथ साथ डायग्नोसिस भी हो जाता है, और उसके बाद हम रखते हैं फूड एलिमिनेशन डाइट्स पे, और उसकी वजह से पेशेंट की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। जो बार बार अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प उठ रहा है और उसकी कोई रीज़न नहीं है, ना आपने कोई बाहर का खाना खाया, कहने में ये आया है कि हम तो हफ्ते 10 दिन से बाहर गए ही नहीं, सिर्फ घर की सादा ग़िज़ा रोटी का इस्तेमाल किया, या हमने घर में बनाई हुई ही हलीम खाई, घर का ही हमने सीरियल इस्तेमाल किया, तो ये कैसा पेट का दर्द है जिसको अब कई महीने गुजर चुके हैं। और वेट लॉस इतना ज़्यादा कि इंसान जिसका वज़न महीनों तक रहती है, महीनों तक
क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होता, और प्लस लोग इसको वो नहीं करते कि जी हो सकता है क्या हो रहा है, बच्चा मेरा क्यों कमज़ोर हो रहा है या बड़ा बंदा 70 kg से गिरते गिरते वजन 40 kg पे भी चला जाता है, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, आपकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, तो मैल नरिश्ड हो जाते हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है, और इसमें कोई और तरीक़ेकार नहीं है, आपको फूड एलिमिनेशन डाइट्स पे जाना ही होता है। और फूड एलिमिनेशन डाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो रही है आप उसको बिल्कुल कट ही कर दें, जस्ट ओमिट इट आउट, आप उसको निकाल दें। आपको निकालनी है मुझे वंस प्रूवन। अच्छा, वंस प्रूवन। मुझे ना देखें, एक बार मेरी दोस्त ने, मैं डॉक्टर तो आपको बताऊंगी, कॉलेज में थे और मेरी फ्रेंड ने वो घर से उबले अंडे लेकर आई, और वो बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत उसकी खूबसूरत स्किन थी, उसने ना गर्म, जैसे हम भी उबले अंडों से ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, उसको वो सूट नहीं किए। उसने वो उबले हुए अंडे और उसने वो कॉफ़ी पिए, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है, और उसके बाद मेरी दोस्त आयशा की, उसके चेहरे की स्किन ऐसी जैसे मतलब हम, वो खुद डर गई, वो इतनी खूबसूरत लड़की, और वो पूरा मुंह छुपा के 2 दिन तक वो कॉलेज आई, क्योंकि उसकी पूरी स्किन उतर रही थी, वो बहुत, उसकी शक्ल ही बदल गई थी, और हम पहचान नहीं पाए कि इसको क्या हुआ है। तो उबले हुए अंडे, कॉफ़ी, मैं रोज़ कॉफ़ी पीती हूँ, उबले हुए अंडे लोग खाते हैं, इनकी आपस में कोई लड़ाई ऐसी है जो कि स्किन पे आ सकती है? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। बेसिकली होता ये है कि आपके अंदर चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, ठीक है। वो जो स्किन पील ऑफ हो रही थी, आपके जाकर उसने मैदे में कोई ऐसा इंटरेक्शन किया जिसकी वजह से विटामिन B12 जो होता है ना, वो तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। अब वो पीछे बिल्डअप क्या है, वो 5 to 6 डेज का बिल्डअप है। अब इट्स नॉट नेसेसरी अंडे से हुआ, ठीक है, बट कॉफ़ी में क्योंकि कैफीन होता है, बहुत सारी ऐसे फूड्स होते हैं जिनके साथ उसकी जो है मिलाप जो है ना वो बनता नहीं है, तो वो एलर्जी कराती है कॉफ़ी, ठीक है। अब वो 5 to 6 डेज में प्रीवियस क्या डाइट थी जिसकी वजह से विटामिन B12 इतनी तेज़ी से नीचे आया कि आपकी पीलिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन की, ठीक है। तो आपको पीछे 1 हफ्ते की डाइट देखनी ज़रूरी होती है कि पिछले 1 वीक में क्या खाया था। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ एग और कॉफ़ी की वजह से हुआ, पीछे बिल्डअप हो रही थी चीज़ें। लेकिन जैसे हम देखते जब लोगों को जो पीनट से एलर्जी होती है, कैसे उनकी जो स्किन है वो उनके चेहरा कैसे फूलने लग जाता है, स्वेलन हो जाता है। बिल्कुल, मुझे है पीनट से एलर्जी, ठीक है, बहुत तेजी से स्वेलन होती है, बट यही है कि पीछे आपका बिल्डअप हो रहा होता है, फौरन के फौरन आपको पीनट से एलर्जी नहीं स्टार्ट होती। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूं, मैंने जिस तरह कहा, एक चीज़ होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है ना, वो एक सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक आपके बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बने हुए होते हैं, जैसे एंटीजन जो बाहर की जो फॉरेन बॉडी अंदर जाती है ना, तो वो छुपी, वो तैयार बैठे होते हैं, वो आपका नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब वो अंडे और कॉफ़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी, या अंडे और कॉफ़ी एक साथ मिलाप किया, जो कि बॉडी ने उसको फॉरेन बॉडी यानी कि एक बाहर की कुव्वत समझा, और वो डिफेंस फॉरेन उसने छोड़ा। तो फिर ऐसा एक रिस्पांस आया कि उसने उसको ब्लैकिश या कोई भी ऐसे उसमें रीजन में कर दिया, ताकि उसने फौरन से उसको एक ऐसा रिस्पांस दिया कि भाई कि अभी उसने उसको जला के रख दिया, रिएक्ट। सर मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जब लोग किसी बुफे सिस्टम में जाते हैं खाने में, बुफे सिस्टम में, तो उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम तो हर चीज़, हमने पैसे भरे होते हैं, ठीक है ना, हमारी वही देसी मेंटालिटी, हमने जी इतने हमने पैसे दिए, हम तो सारी चीज़ें चखेंगे। अच्छा, ये जो आपस में इतनी डिफरेंट चीज़ें जब चख लेते, तो क्या आपस में डिफरेंट चीज़ों को चखने से भी आपको एलर्जी हो सकती है? मतलब हर सब्जी का, मतलब एक प्रॉन का मिजाज और है, मुर्गी का मिजाज और है, फिर आपने ड्राई जो है बीफ चिली बाइट्स ले ली उसका मिजाज, तो क्या ये भी मिलकर एलर्जी कर सकता है आपको? सब मिलकर नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका लक कैसा है। 9 फूड ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जी पाई जाती है, जो कि आपके सारे देखेंगे, सारे जो आपके नट्स हैं उसके अंदर एलर्जीज हैं, फिश की बहुत आइटम्स में एलर्जीज हैं, नहीं सब में नहीं है, पीनट है, पिस्ताशियो में है, सोया में है, ठीक है, इसके अंदर चीज़ों में है। फिर आपके फिश के अंदर बहुत ज़्यादा है, फिश शेल फिश के अंदर हैं, फिश के अंदर हैं, और सी फूड आइटम्स में हैं। सर मुझे एक बात बताएं, आपने फिश की बात की, तो वो जो लोगों के होता है कि बचपन में लोग हमेशा से मना करते हैं कि जी मछली के बाद दूध नहीं पीना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। क्या वो भी है कि वो भी एलर्जी से होता है या नहीं? ये मिथ को देखें, कुछ हमें मिथ्स को भी आज एड्रेस करना है, क्योंकि देखिए हम बचपन से, मैं यकीन माने अभी भी मछली खा लूँ ना, होती जरूर है, मैंने दूध पीना, मैंने कहा नहीं, एक खौफ बैठ गया, बल्कि दुनिया जहान बता चुकी है ऐसा नहीं होगा। जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के जो एलर्जीज़ हैं वो 2 तरह से हैं। एक तो आपके पास आपका इम्यून रेस्पॉन्स आता है जिसके अंदर IgE है, जो एक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक फौज है
जो जब भी उसके लिए कोई एलर्जिन जिसके लिए वो स्पेसिफिक बनी हुई है आएगा तो उसके खिलाफ वो लड़ाई करना शुरू कर देगी। ये तो इम्यून रिस्पांस के थ्रू है। एक अलग से हमारा दूसरा भी सिस्टम है, ये इमीडिएट होता है, वो डिलेड होता है, उसकी वजह से भी हो सकती है एलर्जी, वो डिलेड होती है। अच्छा, ये जो इम्यून वाला है ये इस तरह ख़तरनाक है, ये एनाफाइलेक्सिस करवाता है, जान ले लेता है। मैं छोटी सी एक बात करूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हीरो, उनके हस्बैंड कुछ अर्सा पहले शहद की मक्खी के काटने की वजह से ड्यूरिंग वो अपने जो स्विमिंग पूल पर उनकी डेथ हो गई। सोचिए, कभी सुना नहीं था इस इंसान की ऐसे मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये समझने की बात है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद एक इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है जो स्पेसिफिक है फॉर अंडा, फॉर आपके नट्स के अंदर, जिस तरह आपका वॉलनट्स हो गए, जिसके अंदर आपका पीनट्स तो अलग से कर रहे हैं, हम पहले ट्री नट की बात कर रहे हैं। ट्री नट के अंदर आपके वॉलनट्स हो गए, आपके आलमंड हो गया, ठीक है। तो आलमंड भी आलमंड भी कराता है। तो आपका ये भी होता है, ये 90% ऑफ जो है इसमें फिश के अंदर दोनों शेलफिश भी आ जाती है और वो भी आती है। अगर किसको शेलफिश से हो रही है यानी झींगे प्रॉन से हो रही है तो बहुत चांसेस हैं कि उसको क्रैब से भी होगी, उसको लॉबस्टर से भी होगी। अच्छा, लॉबस्टर से भी। अच्छा सर, वो मैं चाह रही हूँ जो आप मुझे लिस्ट बता रहे थे वो कंप्लीट कर दे ताकि वो लेदर से। आपने बोला कि पहले आपने कहा पीनट से एनर्जी है, सोया से एनर्जी होती है लोगों को, और पिस्ताशियो से एनर्जी होती है। फिर आपने फिश का नाम लिया कि फिश से एनर्जी होती है। जी जी, फिर और साथ में लॉबस्टर बताया, लॉबस्टर, झींगे जैसे प्रॉन्स बताया। ये सारे ये जो है सी के आइटम्स जो है इसमें से दे कैन जनरेट। सर दूध से भी एनर्जी जो है, और अंडा, अंडे से भी एनर्जी है। सर जो आटे से एलर्जी है, आटा जिसमें स्पेसिफिक डिजीज आता है जो कि हम सीलिएक डिजीज कहते हैं इसको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक इंटॉलरेंस है, दूसरा एलर्जी है। इंटॉलरेंस हमारी बॉडी के अंदर उस ख़ास चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है या उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल, बच्चा पैदा होता है, आप वो मदर उसको फीड कराती है और उसको मोशन हो जाता है, तो इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ये एलर्जी नहीं है। उसको उसके जो दूध के अंदर कुदरती मीठा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मैदे के अंदर या आंतों के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो वाले एंजाइम्स नहीं जो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो ये इंटॉलरेंस है। एक है एलर्जी डिफरेंट थिंग है और इंटॉलरेंस अलग चीज़ है। लेकिन आज हम एलर्जीज के वाले से बात करेंगे। मैं डॉक्टर अफीफा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि बच्चे को अफीफा, जैसे बच्चे को पहले दूध पिलाते हैं, बच्चा मोशन कर देता है। एक चीज़, बच्चे को जो घुट्टी जो है वो दी जाती है। अब डॉक्टर्स कहते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं जी आपने बच्चे को 1 साल तक शहद नहीं चटाना। हमने कहा 1 साल तक शहद नहीं चटाना, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसको जो घर का बड़ा बुजुर्ग जिसे घुट्टी देनी थी वो तो चटाता ही शहद है। तो क्या उससे बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है? क्या वो बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मतीहा फॉर आस्किंग मी। लेकिन देखो, जब बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, देखने में हमें वो छोटा लग रहा होता है। दिस इज़ नॉट दैट कि हमें वो देखने में छोटा लग रहा है, उसका हर चीज़, उसका इम्यून सिस्टम, उसका गट सिस्टम, सब कुछ बहुत छोटा होता है। और जो एंजाइम्स, ऐसे मवाद होते हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है खाने को, वो उसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुए होते। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम उसको गुट्टी देते हैं, एक शहद जो बिल्कुल रॉ चीज़ है, ना ही वो स्टेरिलाइज्ड है, इट्स फुल ऑफ जर्म्स, पता नहीं क्या क्या है उसमें, तो जब वो उसके गट में जाता है, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ एलर्जी। बहुत सिवियर एलर्जी हो सकती है बच्चे को, एंड इट कुड बी वेरी फेटल फॉर दिस चाइल्ड। तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करो। माँ का दूध इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज़। गुट्टी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो शहद लेना, दिस कुड बी वेरी बैड फॉर द चाइल्ड। माँ का जी, आप जी शहद के लिए जिस तरह इन्होंने कहा कि बोर्डिंग होता है, इसमें जरासीम होते हैं, ये होता है कि एलर्जी कॉज करता है। शायद एलर्जी मेरे ख्याल में कॉज नहीं करता है। इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि शहद के अंदर ये कहा जाता है कि बॉट्यूलिज्म के जरासीम होते हैं, तो शहद जो है वो बॉट्यूलिज्म कॉज कर सकता है बच्चों में। वो इसलिए बॉट्यूलिज्म एक बीमारी होती है जिससे टॉक्सिन होता है, जिससे पैरालिसिस के चांस होते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है ना, बॉट्यूलिज्म। तो इसीलिए शहद नहीं दिया जाता।
तो आप घुट्टी देना चाहते हैं अगर तो थोड़ी सी खजूर दें रादर देन जो है वो शहद, वो भी इतना कि ज़रा मीठा लगे उसको, हल्का सा बिल्कुल, बस एक जो आपने सुन्नत पूरी की या कुछ किया, अदरवाइज आप जो है वो माँ का दूध ही जिस तरह मैडम ने कहा वो पूरी करेंगे। शहद इसलिए नहीं दिया जाता कि उसके अंदर जो है वो बोटॉक्स के, जिससे आप बोटॉक्स करवाती हैं वही बॉटल। सर मैंने भी कराया नहीं है, कराऊंगी आगे लोगों के जरूरत पड़े। मैं कह रहा हूं मगर ये हमें फुप्पो को समझाना होगा क्योंकि फुप्पो ही शहद लेके आती हैं, खाला तो समझ जाएंगे। अच्छा ओके, वैसे मुझे नहीं पता कि शहद को, क्योंकि अब वो बाकी बुजुर्ग हमें बहुत से देख रहे हैं वो कहेंगे लो हमने तो अपने बच्चों को जो शहद सिखाया है, क्योंकि देखिए पहले जमाने में तो बच्चों को आंखों में सुरमा भी डालते थे और वो सुरमा जो है वो चले खालिस होता था, वो चांदी की उसमें। जी 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 अफीफा, अब बिल्कुल माएँ हमें कहती हैं कि हमारे बच्चे को सबक याद नहीं होता। क्या कभी किसी ने सोचा कि उन्हें सबक याद नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज कि आप ये सारी चीज़ें बचपन में देख चुके हो। उनका सारा इम्यून सिस्टम, उनके जिस्म में जितनी थिंग्स थी जिन्होंने उनको बचाना था, आपने माँ के दूध की जगह सारी ये चीज़ें उनको शुरू में दे दी हैं। तो अब उसकी बॉडी आपको रिएक्ट करके दिखा रही है। आप कहते हो कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से क्लास में पीछे रह जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे जम्बल अप टुगेदर और इस तरह का आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड करो। एक बात करना चाहूँ, अब जैसे ठीक है अब माँ की दूध, लेकिन बहुत सारी माएँ जिनको अगर फीड नहीं आता, फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि देखिए हम बैठे हुए, तो मैं सिर्फ एक पार्टी के वाले से बात नहीं, मैं तो सबके वाले से बात करूँगी। मैंने तो वो निकम्मे बच्चे भी देखे जिन्होंने माँ का दूध 2.5 साल भी पिया हुआ है। तो डैट डज नॉट मीन कि जिन्होंने माँ का दूध पिया है, जिन्होंने फॉर्मूला पिया है, तो उनकी इस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है। और मैंने जैसे लोग कहते हैं जो माँ का दूध नहीं पिएगा बच्चा बीमार पड़ेगा, मैंने देखा है वो बच्चे जो माँ की फीड पे होते हैं वो बीमार रह रहे होते हैं। तो ये भी उसमें देखें, उसमें सर्टेन फैक्टर्स आते हैं। देखिए अगर माँ जो है उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी कम है कि अगर 7 या 8 पे है तो डेफिनेटली मदर मिल्क में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आपको विटामिन्स की इटसेल्फ कम है, मेलन्यूट्रिशन ऑलरेडी माँ है। तो ये जो बात बता रही हैं, ये जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि मदर मिल्क में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी कराती है। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन मदर हेल्थ आल्सो। यस, उनका आयरन लेवल, उनका विटामिन सी, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, थायराइड, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। तो यहाँ तो जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं 7 या 8 नॉर्मल, आप ट्रस्ट में, मेरे पास जो पेशेंट आ रही होती हैं उनका 9 या 10 हीमोग्लोबिन होता है और मैं कहती हूँ ये तो आपका बहुत कम है। कह रही है डॉक्टर मैंने तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ नॉर्म हो गया है कि हम 9-10 को भी सही कहते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि लो किस लेवल पे जा रहे हैं। यू गेट इट कि 9-10 को हमने नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं तो लो में। बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है माँ की हेल्थ पर। बेसिक फूड से ही डिप्राइव किया होता है ना, उसको तो प्रॉपर डाइट प्लान ही नहीं दिया होता। तो जब उसके अपने अंदर, और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी गायनेकोलॉजिस्ट उसको डाइट न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजें। हाँ, मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन मुझे लगता है फूड एलर्जी भी एक काइंड ऑफ एक लग्जरी की जहाँ पर आपके पास चीज़ों खाने की ऑप्शन है पर आपको एलर्जी एंड यू कैन नॉट ईट इट। एग्जैक्टली। देखिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, और बच्चों को बहुत सी चीज़ों में फूड एलर्जीज और फूड एलर्जीज की अलामात क्या होती हैं इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब फूड एलर्जीज के बारे में, जो कि ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई वैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आप कहते चलो ठीक है 3 दिन के बाद अगर खुदा ना खासा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये फूड एलर्जीज जो कि आपको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आप उसकी तकलीफ से गुजर सकते हैं और आपके चेहरे पे भी वो आ सकता है, अगले बंदे को तो फील नहीं हो रही ना। तो लोग यहाँ कहाँ से जाके टेस्ट करें, और कभी ज़िंदगी में 1-2 बार फूड एलर्जी अगर होगी तो कौन उसके लिए टेस्ट कराने जाएगा। तो अलामात ज़रा आज डॉक्टर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी अलामात क्या हैं। अगर मैं फूड एलर्जी के हवाले से बात करूँ तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी। इसमें यह है कि अलामात मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। सबसे ज़्यादातर जो मेरे पास जो आते हैं रिलेटेड, उसमें वेट लॉस के साथ आते हैं। साथ में ये कि कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वेट लॉस तो अच्छी बात नहीं वैसे। वेट लॉस अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। लोग नहीं, इसलिए क्योंकि बार बार स्टूल पास कर रहे हैं ना, बार बार पेट ख़राब हो रहा है। फिर उसमें जब हीमोग्लोबिन वगैरह कराते हैं वो भी कम आता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जाते हैं क्योंकि चीज़ें तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही ना आप। तो उसमें यह है कि वेट लॉस भी हो गया, साथ में पेट में दर्द की, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही। तो इसमें फिर ये चीज़ जो हम पूछ रहे होते हैं पेशेंट से, तो फूड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपको कब से है, क्या खाने से है। तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता। द रीज़न बीइंग कि रोटी जो है वो हमारी स्टेपल फूड में आता है और हर घर में रोटी बन भी रही होती है और सब खा भी रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर रेफ़र करते हैं कि आप जाके न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाइए और आपको ग्लूटेन एलर्जी है या सेलिक डिजीज़ है और आप अच्छा सा डाइट प्लान बनवाइए। तो ये डायग्नोसिस इस तरीके से होता है।
पेट से इसके अगर पेट से होता है, इसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, IgA एंटीबॉडीज, IgE एंटीबॉडीज, इनके लेवल्स बढ़े हुए होंगे। कुछ जगहों पे स्किन प्रिक टेस्ट भी किया जाता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो 3-4 तरीकेकार हैं, लेकिन जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ग्लूटेन एलर्जी है, आपने वो चीज़ बंद नहीं करनी होती। द रीज़न बीइंग कि बिलफर्ज ये एक अंदाजा है कि आपको रोटी से हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या दूध से हो रहा है, तो पहले टेस्ट हो जाए, क्योंकि आप पहले वो चीज़ बंद कर देंगे तो फिर फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट आते हैं। वो चीज़ हम खिलवाते रहते हैं, जो भी है। जब इतने अरसे खा लिए तो जब तक टेस्ट हो जाए आप खा लें। उस टेस्ट में आ गया कि सीलिक डिजीज या ग्लूटेन डिजीज इज पॉजिटिव, फिर हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं लाइफ लॉन्ग। सही। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है और एक ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, जैसा अभी सर ने कहा था, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो आप फूड एलर्जी टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें ग्लूटेन से आप नेगेटिव आ रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी में ग्लूटेन सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, अच्छा, मोस्टली उस वक्त स्टार्ट हो रही होती है जब बच्चा जो है वो टीनेज में जा रहा होता है, 15 से लेकर 19 तक के। तो इस एज में आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस सेंसिटिविटी का ताल्लुक मोस्टली जेनेटिकली होता है कि आपकी फैमिली में पीछे किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, मदर, फादर, दादा, दादी। सुबह स्कूल कॉलेज जाती थी, कभी अम्मी पराठा खिला के भेजती, मेरे पेट में दर्द रहता था। तो वो सेंसिटिविटी, आप वॉमिट नहीं करते होंगे, डाइजेस्ट हो जाता है फिर 2-3 घंटे, तो वो सेंसिटिविटी डेवलप होना शुरू हो गई। तो सेंसिटिविटी जब स्टार्ट हो रही होती है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जब टेस्ट हो रहा है फूड एलर्जी टेस्ट, उसमें आप ग्लूटेन की एलर्जी आपको शो करे, क्योंकि जस्ट सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई है। लेकिन आप जब दूसरी चीज़ें करवा रहे होते हैं, दूसरे ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो फेरेटिन आपका कम आता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रही होती है। B12, विटामिन D, T3, TSH, ये सारी चीज़ें डी रेंज आएंगी। डॉक्टर, स्किन से कैसे पता चलता है कि अब ये जो स्किन थिन आउट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको सेंसिटिविटी फील होती है और स्किन थिन आउट होना शुरू हो जाती है। आप नॉर्मली, आपका गर्मी का वेदर है लेकिन आपको सर्दी महसूस हो रही है। आपके पास जो वैसे जो पेशेंट्स आते हैं जो स्किन रिलेटेड, जिनको फूड एलर्जीज होती हैं, वो ज्यादा कौन-कौन से फूड बताते हैं? अच्छा, देखिए, फूड डिफरेंट, वो आपको डिपेंड करता है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आपको खाना जब आप खा रहे होते हैं, दाल से भी होगी, चावल से भी होगी, हर चीज़ से होती है। अगर आप ग्लूटेन वो हैं, आप एलर्जी और सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, तो आपको चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही होती हैं, आप खाते हैं और जब तक के वो या तो आप लूज मोशन या वॉमिटिंग के उसमें नहीं कर देते, आप डिस्कम्फर्ट लेवल रहता है आपका। जब आप बिल्कुल जो है वो पुप आउट कर देंगे, सारा आपका निकल जाएगा, तो फिर पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम जो है वो टेस्ट कराते हैं और फिर टेस्ट कराने के बाद अगर उसमें भी ग्लूटेन नहीं आ रहा होता और आपके सारे ब्लड लेवल्स नॉर्मल होते हैं, तो मैं ये करती हूँ कि आप ग्लूटेन की डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके देखें, फूड एलिमिनेशन करके देखें। जैसे वो बात, लेकिन जैसे मैं जिस स्किन का पूछना चाह रही हूँ, ये जो पीनट है, मैं पीनट आपके चेहरे पे आ जाता है, वो कैसे, वो मैं उस स्किन रिलेटेड उसमें ये है कि आपकी बॉडी में जो है, जैसा भी उन्होंने बताया था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना, तो जैसे मैं पीनट से एलर्जिक हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो करवाई हुई है, वैक्सीनेशन समझ लें करवाई हुई है, जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन भी होती है। आप एंटीजन आप बिल्कुल लगवा लें, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है ना, ठीक है। तो मैंने करवाई थी आज से तकरीबन 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक, ठीक। तो अब जो है मुझे इनसेंसिटिविटी शुरू हो गई है। आई एम नॉट एलर्जिक, मैं आज खा सकती हूँ थोड़े बहुत 4-5, लेकिन अगर मैं कल खाऊंगी, परसों खाऊंगी, देन आई विल गेट अर्टिकेरिया, सीवियर अर्टिकेरिया। कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। इसको आहिस्ते-आहिस्ते जो है वो कम थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि एलर्जी जब होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम, चाहे वो डिलेड टाइप वाला हो या इमीडिएट टाइप वाला हो, इमीडिएट टाइप के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होंगे और उसी वक्त आपको जो एक ख़ास मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसा समझिए कि हाइपर सेंसिटिविटी है कि आपकी ये बॉडी उसको हाइपर सेंसिटाइज कर रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू होता है और उसकी रिएक्शन की वजह से आपको जो सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगा वो आपके होंठ सूजेंगे, आपको चॉकिंग शुरू हो जाएगी, सांस घुट रहा होगा, आपको स्नीजिंग शुरू हो सकती है, आपको एंजियो एडिमा कहते हैं हम, कि आंखों के गिर्द आपको स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे, हीव्स जिसे कहें कि ददोड़े पड़ जाना, दाफड़ पड़ जाना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया इमीडिएट। इसके बाद डिलेड होता है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे के बाद हो रहा है इसी तरह का रिएक्शन, वो उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके इन्वॉल्व नहीं होते। तो पहले समझिए कि आपका जो भी एलर्जी है, इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी।
हम भी सेंसिटिव हो सकते हैं किसी भी चीज़ से। वो चिढ़ है बॉडी का, वो हाइपर सेंसिटिव है, वो ज़्यादा रिएक्ट करना है बॉडी का, और उस रिएक्शन के अंदर जो हमारी हिस्टामिन है उसने रिलीज़ हो जाना है, उसमें उसकी वजह से आगे बढ़कर एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है, जो इंसान की जान ले लेता है। वो मक्खी के कांटे की वजह से भी हो सकता है। वो आपके मक्खी के कांटे से मुराद है शहद की मक्खी के कांटे की वजह से। वो आपके अंडा भी हो सकता है, वो आपका मिल्क भी हो सकता है, वो आपका दूसरे फिश भी हो सकती है, लॉबस्टर हो सकता है, आपका जो है झींगा हो सकता है, आपका पीनट हो सकता है। तो आपने ये समझना है कि आपकी जो रिएक्शन है, अगर वो इमीडिएट वाला है, एनाफाइलेक्सिस वाला है, जो इस तरह हो रहा है, तो उसकी आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेनी है। इसके लिए इवन कि कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं जो इपिनेफ्रिन के होते हैं, जो ऑटो डोज कैलकुलेटेड होते हैं, वो खुद लगा लिए जाते हैं। जिनको होती है उनको डॉक्टर बता देते हैं। जिस तरह इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, इस तरह का होता है और लगाना होता है। अदरवाइज वो जान ले लेता है, आदमी को मार देता है। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझने की है कि अगर आपको एलर्जी की बात कर रहे हैं, रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन किसी एक चीज से एक बार हुआ है तो नेक्स्ट टाइम उससे मल्टीप्लाई होकर होगा, थर्ड टाइम उससे और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। इस लेवल पे हिट किया तो कल क्लास को आपको बड़े लेवल पे हिट। सर आप कुछ ऐड करना चाहते थे? मैं ऐड ये करूंगा कि सर ने जिस तरह बताया इन अलामात में, नंबर अगर हम क्लिनिक में बैठे हैं या आपके घर में कहीं किसी को होता है, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको इस तरह करूंगा कि आपने घर में किसी बच्चे बैठे हैं, सबने खाना खाया, शुरू किस तरह होगा? सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में जिस तरह खारिश होना शुरू होगा। पहले खारिश होना शुरू होगा, मुंह के अतराफ में टिंगलिंग होना, ऐसे बच्चा के कुछ सनसनाहट महसूस हो रही है, या आवाज़ थोड़ी सी गहरी होना शुरू हुई, थोड़ी सी खड़खड़ाहट की आवाज़ शुरू हुई, ठीक है, खांसी शुरू हुई, या अचानक से जो है सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई, फिर मुँह सूजना शुरू हुआ, इस तरह की अलामत शुरू हो, आप बैठे ना रहें, फ़ौरन से डॉक्टर की तरफ भागें, एमरजेंसी की तरफ भागें। फिर लाल होना शुरू होगा पेशेंट, या धड़ोड़े पड़ना शुरू होंगे जिस तरह सर ने बताया। इस तरह तमाम अलामत शुरू होंगी, उल्टियाँ लगेंगी या जुलाब शुरू होंगे या दस्त शुरू होंगे। ये अगर शुरू होता है और अचानक शुरू होता है तो समझे ये कि वायरल बुखार नहीं है, समझिए कि ये एलर्जी है, और ये फूड एलर्जी है या कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में हुआ है। क्योंकि हम एंटीजन एंटीबॉडी कह रहे हैं तो हमारे 99% लोग समझ नहीं रहे होंगे इस चीज़ जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि उर्फ आम हम समझ जाते हैं, हम समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे, ठीक है ना। ये एलर्जी है, बस बेसिकली एलर्जी है। हम एक उर्फ आम चीज़ में, कॉमन चीज़ में कह रहे हैं कि भाई ये जो है एलर्जी है। आपको अगर रेडनेस या सुर्खी माइल चीज़ें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। उसका काम है क्या ना, सर ने बताया कि जिस तरह लोगों के पास पेन होती है इंसुलिन की तरह, उसको हम कहते हैं एपी पेन, ठीक है। वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर के पास आप जाएं, वहाँ वो मौजूद होगी, या एड्रेनलिन आप लें, फटाफट वो लगाएगा। या आपको अगर आप घर पे क्या कर सकते हैं, कोई छोटी एंटी एलर्जी की गोली खाएं और भागें, ठीक है। वो एंटी एलर्जी गोली मिल जाती है बुरफाम में, कोई भी छोटी मोटी एंटी एलर्जी की गोली मिल जाती है, वो लें, और आपके घर में होती है वो खिलाएं, और उसको लेके फौरन डॉक्टर के पास जाएं। मैं आपसे पूछूंगी, ओपीडी में जो आपके पास बच्चे आते हैं वो किस हालत में, कौन से फूड से ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है? लेकिन मेरे साथ कॉल मौजूद है मिसेज जैदी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मैं मिसेज जैदी बात कर रही कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मिसेज जैदी आप क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी सैदा आयशा हैं और उनके एज इस पर 20 ईयर्स है। लेकिन जब वो किचन में काम करती हैं, प्याज काटती हैं या टमाटर काटती हैं, तो उनके हाथों पर एलर्जिक हो जाती है। अच्छा। और ऐसी एलर्जिक होती है कि वो बाद में उनको खारिश होना शुरू हो जाती है, और वो उस पर ना कुछ भी कोई भी किसी चीज का वो इंसेक्ट लगता है तो वो फोन एलर्जी होना शुरू होती है, और हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे से बारी बारी से दाने निकल के आ जाते हैं। फिर वो खारिश करना शुरू कर देती हैं। अदरवाइज फिर सेकंड डे वो काम ही नहीं कर पाती हैं, मम्मा मेरे हाथ में इस तरह एलर्जी हो रही है, मैं क्या करूँ? फिर मैं काम छुड़ा देती हूँ, कभी पॉलीफैक्स लगा देती हूँ, कभी डर्मोवेट लगा देती हूँ, तो उनको आराम हो जाता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं ठीक हो पाता उनका। फिर सेकंड डे को काम करती हैं, थर्ड डे काम करती हैं, फिर ये प्रॉब्लम उनके साथ आता है, क्या करूँ मैं? डॉक्टर बतूल। अच्छा देखिए, ये मोस्टली बहुत कॉमन है यहाँ पर तो, और इसमें जो है आप गार्लिक से और अनियन से एलर्जी होती है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बाज़ लोग सल्फर एलर्जिक होते हैं। तो इस वजह से जो है जब वो कांटेक्ट में आता है तो
बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, प्रिवेंशन। आप ग्लव्स पहन के काम करें, ठीक है। उसके अलावा ये कि आप कोई इमोलिएंट लगा लें, कोई भी अच्छी सी जो है, कोई भी चिकना, कुछ नहीं आपके पास तेल ही पड़ा हुआ है, आप तेल लगाकर जो है फिर कांटेक्ट करें। तो ये पहले तो सेफ्टी मेजर ये हो गया आपके। फिर डाइट में वो चीज़ें लें जो कि आपकी विटामिन सी रिच हो। इट प्लेज अ बिग रोल। विटामिन सी इस वक्त ऐसी है कि डर्माटाइटिस, एक्जिमा के पेशेंट, ये जिस तरह ये एक्जिमा की ही कंडीशन होती है, डर्माटाइटिस जिसको कहते हैं, तो उसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। बाकी ये कि मेडिसिन जैसे ये लो पोटेंसी स्टेरॉइड लगा लेती हैं तो इससे इनको फ़र्क पड़ जाता है। प्रिवेंटिव ये है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। सल्फ़र एलर्जी है वो इनकी बॉडी में ही होगी बेसिकली इस वजह से, तो आप प्रिवेंटिव मेजर ये कर सकते हैं, आपने तेल लगाया और फिर आपने कांटेक्ट किया। सही, ठीक है। अच्छा जी, मैं अफीफ़ा जो हमारे साथ लाहौर से गायनेकोलॉजिस्ट है, अफीफ़ा मुझे बताएं छोटे छोटे बच्चों को किन चीज़ से, किन फूड से ज़्यादा एलर्जी हो सकती है? मैं उस टाइम की बात करी जब ठीक है, एक तो माँ का दूध हमने बच्चे को दिया, या फिर माँ का दूध अगर उसके लिए सफिशेंट नहीं है, हमने उसको डब्बे का दूध भी दे दिया, और जब वो खाना शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें बच्चे के लिए खौफनाक साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता उसको तो हम दूध ही देते हैं। अब दूध से जो एलर्जी होती है वो बेसिकली एलर्जी इस फॉर्म में होती है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अब हो सकता है आम लोगों को मेरी ये बात समझ में ना आए, तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि जो दूध होता है ना, उसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है, कि एंजाइम होता है, एक ऐसा मवाद होता है जो इसको डिज़ोल्व करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उसको हम लैक्टेज कहते हैं। और जब ये लैक्टेज नहीं होता, जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, तो उसकी वजह से उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध उनको हज़म नहीं होता। ये एक लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो बच्चों के अंदर बहुत देखने को मिलता है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव सीलिएक डिजीज़, और ये वही डिजीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ग्लूटेन, यानी कि जो आपका वीट होता है, जो आम आटा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी होता है उसके ख़िलाफ़ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो आम लोगों के अंदर, जिनके अंदर बीमारी नहीं होती, वो नहीं होती। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो हमें बच्चों के अंदर स्पेशली देखने को मिलती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो फूड एलर्जीज़ की और टाइप्स होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बट दीज आर द कॉमन वंस। उसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को लगता होगा कि फूड एलर्जी है, थोड़ा सा स्किन रैश होगा और क्या होगा, बट द थिंग इज़ कि आपको स्किन रैश नज़र आता है कि हमारा थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई स्किन पे, रेडनेस हो गई, बट यू डोंट नो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो आपकी सांस की नाली होती है, जब इस आपकी एलर्जी की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग होती है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मुतासर होता है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, एंड दिस कैन बी फैटल। मिनट्स के अंदर आपकी डेथ हो सकती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये क्या एलर्जीज माओ से भी बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फूड एलर्जीज़ की वजह से हम बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों को भी एलर्जीज होती है, और कभी कभी डर होता है कि माएँ जो प्रेग्नेंट माएँ होती हैं, और क्या वो अपनी एलर्जीज़ इन बच्चों को तो नहीं मुंतकिल कर देती हैं। बहुत सारे खानों के हवाले से हमने आपको बताया कि फूड एलर्जीज होती हैं। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल ज़रा आप ज़रा किचन काउंटर में चले जाए और बताएं कि क्या ऑल्टरनेटिव हमारे पास हो सकती है, क्योंकि देखिए गंदम बड़ी ज़रूरी है, और मैं वाकई लोगों के बारे में मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो गंदम नहीं खा सकते, तो वो फिर कोई और चीज़ खा रहे होंगे, वैसे नॉर्मल बोटी खा रहे होते हैं, और ये उनकी लाइफ स्टाइल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो फिर रोटी इंजॉय करते हैं, और रोटी की अपनी बात है। बिल्कुल। अच्छा, रोटी का जहाँ तक आता है ना, तो जब आपको रोटी से एलर्जी, वीट से एलर्जी स्टार्ट होती है, तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। जैसे सावरडो हो गई, फर्मेंटेड ब्रेड्स मिल रही हैं आजकल, तो वो जब आप उस पर शिफ्ट होते हैं तो वो सूट करती है, तो एटलीस्ट आपको जो है वो ग़िज़ा जारी होती है, एक फुलफिलमेंट हो रही होती है। ग्लूटेन फ्री आटा भी अब मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री आटा, यस एग्जैक्टली, ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है। और ग्रेजुअली जब आप उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, अगर आपको आमंड एलर्जी नहीं है तो आप उसमें आमंड जो है फ्लावर डाल सकते हैं, अगर आपको फ्लैक्स सीड से नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में आपको, क्योंकि देखिए जब एलर्जी स्टार्ट होती है, चाहे वो ग्लूटेन एलर्जी हो, सीलिएक डिजीज़ हो, आपका फाइबर कॉन्टेंट जो है वो कम हो रहा होता है। तो आपने ग्रेजुअली चेक इन करना है कि अगर आपको फ्लैक्स सीड सूट कर रहा है, आपको चिया सीड सूट कर रहे हैं, तो आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में। ठीक है। अच्छा, मैं जो अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आपने इक्वल क्वांटिटी लेना है, ठीक है, और इसको पीस लीजिए। ठीक,
हमारे यहाँ मोस्टली कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है इसको एज इट इज डाल के पानी में इसको फुला लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिकली जो लेयर होती है ना, समटाइम्स वो भी आपको एलर्जी करा रही होती है, ठीक है। तो आप जब उसको पीस लेते हैं वो क्रश हो गई और जब गर्म पानी में जाती है वो फूल जाती है, तो अंदर जाकर आपको इरिटेंट का काम नहीं करती। लेकिन ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। वंस यू आर फूड एलर्जिक, आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा एक ये कि आपको अपना पीएच जो है वो नॉर्मल रखने की ज़रूरत है स्टमक का, ठीक है। जब आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हैं वो एसिडिक कंटेंट में एब्जॉर्ब होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे एसिड कंटेंट में एब्जॉर्ब नहीं अच्छा, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ मुसलसल दे बर्पिंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो मीठा सोडा हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम में बता चुके हैं, 1 गिलास इतना 1 चुटकी आप पानी में सुबह पीने की आदत डालें। इससे क्या होगा, आपका पीएच मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल रहेगा। इट इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि मैं खुद अर्टिकेरिया की पेशेंट हूँ, मुझे मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी है। मुझे बीफ से एलर्जी है, मैं पीनट एलर्जिक हूँ, मैं ग्रीन फूड्स जो हैं नहीं ले, पालक से मुझे एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ों से। पालक से भी हमने बिल्कुल इस पे बात ये भी करेंगे, तो इससे मुझे एलर्जी है। तो द थिंग इज, लेकिन अब ये कि अब मैं इतनी मेंटेन्ड हूँ कि मेरा विटामिन सी का बहुत अच्छा है। वही इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन जैसे सर ने बताया था, मुझे इतनी इमीडिएट होती थी कि मैं चोक कर जाती थी। ओह माय गॉड। और फिर मैं आई रश टू द हॉस्पिटल, और फिर वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन, उस वक्त तो वो एपीपेन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अब नाउ आई एम मेंटेन। तो अब मेंटेनेंस के लिए आपने क्या करना है, आपको अपना गट सिस्टम अच्छा रखना ज़रूरी है। अगर आपका गट सिस्टम, योर गट सिस्टम इज़ योर सेकंड नर्वस सिस्टम, वहीं से आपका सेरोटोनिन लेवल, वहीं से आपके मेलाटोनिन लेवल, हैप्पी हार्मोन सारे आपके रिलीज हो रहे हैं। तो आपका गट सिस्टम अगर अच्छा होगा, अगर आप फूड एलर्जिक हैं, आप अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने सारे टेस्ट कराइए और उसके बाद अपनी चीज़ें नॉर्मलाइज करना शुरू कीजिए। ये जो मेथड मैंने बताया, बहुत सारी क्योंकि हम बहुत सारे शो में ये बता चुके हैं कि आपने मीठा सोडा पीना है। बहुत सारे जो हैं वो क्वेरीज ये थी कि जो है हमें एलर्जी स्टार्ट हुई है 45 ईयर्स पे, ठीक है। कुछ भी खाना होता है तो मैं जो हूँ वॉशरूम चली जाती हूँ, फ़ौरन के फ़ौरन या वॉमिट आउट हो जाता है, मैं ये लूँ या ना लूँ। लेना इसलिए ज़रूरी है, पहले आप कंसल्ट कीजिए कि आपको किस टाइप की एलर्जी स्टार्ट हुई है। जी। देन आपने इन चीज़ों को ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस दे दी। अगर आपको गट इश्यूज़ हैं, आप पहले लीजिए सुबह में, आप अपने आप को 1 घंटा लेने के बाद आप अपने आप को छोड़ दीजिए। आपने नाश्ता नहीं करना, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो भी आप चीज़ खा रही हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंडली कि इससे बोन पेन होता है, ठीक है। अगर आपको ये पीकर बोन पेन लगता है तो आप डॉक्टर के पास वापस जाएंगे, आप अपना कैल्शियम टेस्ट, विटामिन डी, यूरिक एसिड सारी चीजें कराएंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जो चीज हम खा रहे होते हैं वो आपको जाकर कभी-कभी ऐसा भी होता है आपके इसी नकल्स में दर्द, हाँ नकल्स में बहुत दर्द बिल्कुल। तो कुछ बीमारियां ऐसे जैसे रूमेटाइड आपको 30+ पे जाकर निकल रहा होता है, तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लेटर इन लाइफ जो है वो आपको रिवील कर रही होती हैं। तो आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, आप उसको घर पे ही ट्रीट नहीं कर सकते। और इमीडिएट बॉडी रिएक्शन जहां पर होता है, जैसे अभी सर ने बताया था कि यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। वीट एलर्जी, जैसे मेरी बेटी ने जो है, मैं आपको 9 मुहर्रम की बात बता रही हूँ, रोजा रखा और हमने इफ्तारी करी, और इफ्तारी में उसने कहा मम्मा पैनकेक बना दीजिएगा। हमने इफ्तारी, शी वॉज ऑल राइट बिल्कुल। 8 o'clock पे उसने एक पैनकेक खाया, ठीक है। उसके 15 मिनट्स के अंदर उसको इतना सीवियर एब्डोमिनल पेन उठा है, पेट में शदीद दर्द कि वॉशरूम में यूं ऐसे घूम रही थी। अल्लाह अल्लाह। और वो जिस तरह मैंने उसको गाड़ी में डाला, मैंने फ़ौरन एक एंटी एलर्जी दी उसे, फिर हम लेकर गए उसे इमीडिएट, हमने जो है उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन सब कुछ हो। बट वंस इट इज स्टार्टेड, आप उसको घर पे नहीं ट्रीट कर सकते। तो आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ये जो इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं ना, ये वाकई जो ये जानलेवा साबित हो सकता है, जानलेवा होता है। आपको इमीडिएटली जो है वो पहुंचना होता है। तो कोई भी टोटका, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 फाइबर्स मैं बता रही हूँ, इनको आपने ग्रेजुअली जो है इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा, अच्छी डाइट खाने की आदत बनाइए। अच्छा तेल, अच्छा खून होगा, आपको 100 एलर्जी से आप ऐसे हम बाहर का डॉक्टर से पूछेंगे कौन सा तेल आप लोग सजेस्ट करते हैं हमारी डाइट, क्योंकि अच्छा मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल लीजिए, आप सरसों का तेल खाइए और आप कोकोनट ऑयल लीजिए। ये 3 चीजें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। ये जो बेचारा गरीब है शायद वो सरसों का वो भी सरसों का, लेकिन बाकी सरसों का गरीब भी, सरसों का तेल जो है वो आई थिंक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। वो आई थिंक जो गरीब लोग हैं वो गरीब हम ना खाएं, उनको हम्बली हम
यूज करें वर्ड Exactly. तो बेहतर रहेगा कि सरसों का तेल इज वेरी गुड एंड हम सबको ही वही खाना चाहिए। वही खाना चाहिए। आई थिंक वी आर यूजिंग इट। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं बट यू आर नॉट एवरीवेयर देखिए हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जो Yes. बेचारे अगर हम दूसरे छोटे तबके में जाएं हाँ। उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा इरम दाऊद हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से, मैं इनको भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी देखिए वैसे तो मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही थी, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। ही 17 और उसने एकदम से ये चीज़ उसमें लाइक 4-5 मंथ्स पहले अब्रप्टली हुई कि उसके होंठ स्वेल होना शुरू हो गए और स्किन पर जैसे हाइव से बन जाते हैं रैशेस के साथ। तो वो 5-6 मतलब 4-5 मंथ्स इस चीज़ को हो चुके थे। तो फिर हम NIH इसको एलर्जी सेंटर पे लेकर गए। तो वहाँ से उनका जब स्किन टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनको बीफ, चिकन, अंडे और चावल, इन चारों चीज़ों से उनको स्वेयर एलर्जी है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि एकदम से कैसे हो सकता है, इससे पहले ही वॉज परफेक्टली फाइन। तो ये एलर्जी जो है ये किस तरह से आपकी बॉडी में एकदम से शुरू होती है? और ज़ाहिर है उसकी वैक्सीन तब चल रही है फॉर अब उसको 1 साल के लिए उन्होंने कहा है कि वैक्सीन यहाँ से लेके इसको लगवाएं, तो एवरी वीक उसको लगती हैं 2 वैक्सीन। लेकिन जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज मुझे था कि ये होती किस तरह से हैं, एकदम से क्यों हो जाती हैं, घर में किसी और को नहीं है, कभी हमारी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की नहीं है, तो ये किस तरह से होती है और क्यों हो जाती है? इसको प्रिवेंट करने का कोई है तरीका कि ना हो? बस ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके एंटीजन एंटीबॉडी, तो इसको मैं इस वक्त डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो फौज है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, और जो बाहर से जो भी हम चीज़ खाना खाते हैं जो एज अ इन्वेडर आती है जिसके ख़िलाफ़ हमारी ये फौज आपस में झगड़ा करने शुरू कर देती है, वो एंटीजन होती है। मैं पहले भी एक बात बता चुका कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, यानी कि पहली बार आए आपने खाया चावल खिचड़ी, जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है उसके ख़िलाफ़ आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुई जो स्पेसिफाइड हैं उस ख़ास चीज़ के लिए। वो IgE होती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने, उनके टाइटर्स आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल टाइम्स जब वो लेते जाएंगे तो वो टाइटर्स बढ़ते चले जाएंगे। उसका एक लेवल है, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि IgE लेवल लेस देन 200 होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, जब उससे बढ़ जाते हैं तो मैंने तो हज़ारों में देखे कि 8000 10,000 भी होते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ये चीज़ें बढ़ती किस तरह आहिस्ता आहिस्ता है, हर बार जब आप लेते रहते हैं उसके अंदर वो सेंसिटिविटी डेवलप होती जाती है। पहले वो सेंसिटिविटी फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है। जब वो हाइपर सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है, एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको क्रॉस कर जाती है, तो फिर वो ये सारी चीज़ें एकदम से हो जाती हैं। अब जो आप जिस तरह बात की गई कि उनकी वैक्सीन शुरू हुई, इस वैक्सीन को कहते ही हाइपो सेंसिटाइजेशन है। थोड़ा थोड़ा डोज देकर बॉडी को एडजस्ट करना कि भाई इसके खिलाफ लड़ाई नहीं करनी है, उसकी पोटेंसी भी बढ़ाते चले जाते हैं उस एंटीजन की, जिससे है उससे पहले टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताता चलूँ मैं कि हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो एलर्जी सेंटर है वहाँ पर एक पैनल टेस्ट होता है, जो कराची में भी होता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, वहाँ बहुत मुफ्ते में हो जाता है और उसकी बाद उसकी वैक्सीन मिलती है जो लगता है। और यानी कि वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है एंड यू आर लकी कि आपके बच्चे को वो मिल गई। बहुत ज़बरदस्त सेंटर मौजूद है। हाँ, वहीं पे पूरा नेशनल ये सेंटर है और उसकी ब्रांचेस कराची में मौजूद है। जी डॉक्टर बतूल प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और जो कराची में ब्रांचेस हैं वो आपको जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम पैसों पे आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही होती हैं। अच्छा, ये मैंने ये सोडे का बता दिया। द थिंग इज जितना आप अंदर से आपकी एसिडिटी कंट्रोल होगी उतनी आपको कम जो है एलर्जिक रिएक्शन। आपकी सोडा की बात पे एक चीज ऐड कर दूं कि सोडा की पर ये सोडा मिंट की एक टैबलेट भी आती है। वो सोडा मिंट के अंदर मिंट का एक पेपरमिंट की भी होता है उसके अंदर, और सोडा मिंट बड़ी सेफ गोली है, घर में रखिए, जब भी बदहजमी होती है या सुबह उठ के एक गोली खा लें, कोई नुकसान नहीं होता। खाली पेट खा सकते हैं? हाँ, खाली पेट, जब खाने के बाद, खाने से पहले पेपरमिंट का भी इफेक्ट मिल जाएगा और वो समझे कि आपको 10 रुपए की 100 गोली मिल जाएगी। इतनी चीप है वो। चीप मिलती है। 10 रुपए की और सब छोटे से मुख्तसर सी बात हो क्योंकि मुझे उनकी कंप्लीट करनी है। एक छोटी सी इसके अंदर जिस तरह बताया जा रहा है, तो जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, जिसमें विटामिन C और विटामिन E है,
और इसी के साथ कुछ और भी हैं, तो जो हमारी रूटीन लोग समझ सकते हैं वो ये है, तो वो वाले फ्रूट जिसके अंदर विटामिन, सिट्रस फ्रूट जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, इसी तरह विटामिन डी, तो अगर ये लेते रहें तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ और जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो बहुत सारे क्रॉस इम्यूनिटी रिएक्शंस जनरेट करवा देते हैं इस तरह की चीजों के अंदर, तो टेक्निकल बातें वैसे भी सोची मेरे ऑडियंस समझ जाए कि हम क्योंकि ना वो थोड़ा सा इजी हो जाए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सर ने जिस रखा वो ये ऐसी चीज है कि जो खराब जो बॉडी के अंदर मादे बन रहे हैं उनको वो फौज है, हमारी फौज, ठीक है। उसमें है आपके पास, मैं तो समझ एग्जैक्टली जी लोगों के लिए विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जिस जो कि हमें मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा मिलता है अमरूद के अंदर, दूसरा मिलता है कैप्सिकम मिर्च के अंदर, तीसरा मिलता है सिट्रस फ्रूट के अंदर जो कि हमारे पास है, ऑरेंज है। अच्छा किया कैप्सिकम की बात भी, क्योंकि मैं शिमला मिर्च किलो आज के शिमला मिर्च से एलर्जी वो मैं नहीं खा सकती। हाँ जी। अच्छा, हमने सोडा का फिनिश कर लिया, ठीक है, क्योंकि गोलियां खाना सब टाइम जो है ना आपको डिफिकल्ट लगता है। सुबह पानी पीने की आदत बना लीजिए, अपना अंदर का पीएच सिस्टम अच्छा रखना है। ये पुदीना घर में लगा लीजिए, जितना खा सकते हैं चबा चबा कर खा लीजिए। जितना एसिडिक सिस्टम अंदर का कंट्रोल होगा, मैं ये नहीं कह रही एलर्जी फैक्टर खत्म हो जाए, एलर्जी फैक्टर कंट्रोल हो जाते हैं आपको ना, आपका पीरियड जो है वो एनहेंस हो जाता है, ठीक है। दूसरा, दही खाने की आदत डालिए। समटाइम्स आप दही से भी एलर्जिक होते हैं, अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस है तो आप दही से भी सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो अगर हैं तो पहले तो आपने टेस्ट कराना है कि आप जो है मिल्क इंटॉलरेंट है, उसको देखना है। फिर वही जैसे अभी डॉक्टर नबिया ने बताया था, हम लैक्टेज एंजाइम जो है ग्रेजुअली स्टार्ट कराते हैं, तो उससे आपकी जो है सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है। इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो जब आप लेंगे अंदर से आपकी सेंसिटिविटी खुद ब खुद डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट होती है और चीजें आपको सूट करने लग जाती हैं। हर चीज का इलाज मौजूद है, घबराना नहीं होता, कंसल्ट करना जरूरी होता है। ये प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस के लिए, जितनी आपको अवेयरनेस होगी उतना ही हम फूड एलर्जी पे कंट्रोल कर सकेंगे। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम राइट नाउ। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई है इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए। सही, ठीक है जी। अच्छा, आप वो डाइट प्लान, उसमें ये कि ग्लूटेन वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी कॉमनली अब आने लगे हैं, क्योंकि अब तो लोगों में माशाल्लाह खुद बहुत अवेयरनेस आ गई है, मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने भेजा या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने, और आप हमें एक ऐसा डाइट प्लान बना दें और हमें सीलिएक डिजीज़ है या ग्लूटेन एंटेरोपैथी है, ठीक है। अब उसमें वीट और वीट से बनी हुई अशिया हम मना जब करते हैं तो पेशेंट को ये होता है कि हमें डाइट प्लान ऐसा तो दें, अगर मेरी रोटी बंद हो रही है तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा और मैं पूरा दिन क्या इस्तेमाल करूँ। उसमें यह है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आपने गंदम लिया, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये गंदम वाली अशिया का आप इस्तेमाल करते रहते हैं और इंटरनली भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, आप मैल नरिश्ड हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी खुराक जिससे कि आप सेहतमंद रहें, तो उसमें ब्रेकफास्ट में आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ग्लूटेन फ्री सीरियल भी मिल जाता है। एक ग्लास दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर दूध से ना हो, ज्यादातर इसमें ये होता है कि सिर्फ ग्लूटेन है, वरना लैक्टोज है तो लैक्टोज फ्री मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग में आप अच्छे बोल ऑफ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे सर ने बताया विटामिन सी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, लंच है तो उसमें आप चावलों का इस्तेमाल करें, जैसे चाइनीज हम बनाते हैं उसमें कोई ऐड ना करें कोई भी सॉल्ट वगैरह, मगर वेजिटेबल्स को स्टीम करके चावलों के साथ ले लें, ठीक है। और साथ में आपने एक बोल ऑफ सैलेड भी बना लिया, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो अपने साथ कुछ आपने चिकन के पीसेस रख लिए 100 ग्राम्स के, और कभी आप फिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन चीज़ों में कोई भी इशू नहीं है, गंदम इज़ गंदम। फिर शाम का जो टाइम है आपने पानी का इस्तेमाल, ऑफ कोर्स हाइड्रेशन लेवल्स अपनी अच्छी रखनी है, तो आपने चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, इस टाइम पे आपने कोई फ्रूट ले लिया, जैसे कि आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गो फॉर दीज थिंग्स। बेकरी के जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर वीट जो होता है वो और उनके अंदर आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता, तो रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स में जाना, कॉर्नफ्लावर हर चीज में डला हुआ होता है। तो घर में अगर आप अपने लिए खाना बनाते हैं उसमें कॉर्नफ्लावर ना डालें, हलीम बना रहे हैं, कोई भी चीजें। रात के डिनर में आप गोश्त का ले लें, टिक्का ले लें, फिश ले लें, और साथ में दूध और दही जैसे प्रोबायोटिक, लॉट ऑफ फूड। और ये नहीं है कि गंदम लाइफ से निकल गया तो कुछ हो गया, और उसके बाद जब मैं 1 मंथ के बाद बुलाती हूँ फॉलोअप के लिए तो अमेजिंग डिफरेंस होता है। पहले तो आपने ये सोचना है कि ये चीज है आप कर सकते और इसका कोई
बिल्कुल और क्योर नहीं है। सो डाइट से ही कंट्रोल क्योंकि होगा। अक्सर लोगों से मैं जब भी कोई होता है कि ये डाइट कैसे कर रहे हैं तो आपसे बोलते हैं जी आप रोटी चावल छोड़ दें, लो रोटी चावल छोड़ दें, बचा क्या है? हाँ, फिर बचा क्या है? अरे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। कॉल मेरे पास जल्दी से, फिर मैं अफीफा के पास जाऊंगी। मोहम्मद अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अहमद साहब फ़ोन टीवी बंद कर दीजिए। चले जी, कॉल में ड्रॉप कर रही हूँ। हम अफीफ़ा की तरफ रुख कर लेते हैं। अफीफ़ा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि मुझे बताएं कि क्या माओं से भी बच्चों के अंदर क्या कोई एलर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें कि जब भी आपका बच्चा माँ के पेट में है, किसी ना किसी तरीके से वो माँ से कनेक्टेड है। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो जो आपको तार नज़र आती है जिससे बच्चा माँ से कनेक्टेड है, दिस इज़ बिकॉज कि एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, माँ से बच्चे में, बच्चे से माँ के अंदर। एंड दिस इज़ वेयर कि जो एंटीबॉडीज़ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड 80% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर माँ किसी चीज़ से एलर्जिक है तो बच्चा भी उससे एलर्जिक होगा। आई नो अ वुमेन जो एस्थमेटिक है, नॉन एस्थमेटिक है, हर जब भी बाहर का सीज़न आता है उनको सांस का इशू क्रिएट हो जाता है। उनका बच्चा है जो एस्थमेटिक नहीं है, लेकिन उसको भी यही इशू होता है कि जब भी बाहर का सीज़न आता है उसको छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ये सारे एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर माँ को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको आइडेंटिफाई करे, जितना पॉसिबल हो माँ के लिए वो बचा के रखे अपने बच्चों को, उस चीज़ से उसका एक्सपोजर ही ना होने दें। दिस कुड बी प्रिवेंटेबल फॉर द चाइल्ड टू डेवलप एलर्जीज़। मुझे बताएं, अगर कोई फूड एलर्जी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या वो बच्चे के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ माँ से बच्चे में जा सकती हैं, तो हो सकता है कि जब बच्चा आपकी एज में पहुँचे या हो सकता है जब बच्चा छोटा ही हो वो एलर्जी को डेवलप कर ले। ये नहीं कि जब बच्चा आगे, मैं इसकी बात नहीं कर रही। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और ऐसी कोई भी फूड एलर्जी क्या आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जो वो बच्चा जो आपके वूम में है? इस तरह की एलर्जीज़ जो फेटल होती हैं आम तौर पे वो बचपन में ही डायग्नोज हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इस किस्म की कोई एलर्जीज़ अभी तक रिसर्च में नहीं आई कि वो ऐसी हों कि बच्चे को अफेक्ट कर सके। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शंस जो आप डेवलप कर सकते हो, बट देयर आर नो नोन एलर्जीज़ जिसकी आप बात कर रही हो जो बच्चे के लिए फेटल हो सकती हैं। सही सही। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं ओपीडी आप ऐड करिए। एक बहुत बड़ा रोल मैडम बता रही हैं, इसमें जेनेटिक्स का रोल है। ये जीन्स से बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जीज जो है वो कांटेक्ट हो सकती है। माँ और माँ के साथ बाप, इसमें कोई एलर्जीज हैं तो कोई एलर्जीज डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो सकती है। एक दूसरा ओपीडीज़ की आपने बात कही, तो ओपीडीज़ के अंदर यही चीज़ जो है आती है हमारे पास, पेट में दर्द। अब हम जैसे एज अ सर्जन पेट के अंदर आया आपके पास कि मेरे पास पेट के दर्द से आया और मैं समझ जाऊँ कि कोई अपेंडिक्स है, और अगर अपेंडिक्स का दर्द है और मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ एज अपेंडिसाइटिस, और पता चला कि ये तो अपेंडिक्स नहीं है, और कुछ टेस्ट कराने के बाद मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। मेरा अपना भी एक किस्सा मैं शेयर करूंगी, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे ब्रेक आगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोग मना करते हैं कि जी आप हर चीज़ की, हर जो फल आप खाते हैं उसकी अपनी एक तासीर होती है। जैसे मुझे याद है बचपन में जैसे भुट्टा अगर बहुत शौक से खाते थे, सिरसों पंजाबी में सिट्टा भी कहते हैं, उसके बाद मना करते थे जैसे कौन है तो आपने उसके बाद पानी नहीं पीना, मना करते हैं। अच्छा, फिर बहुत सी चीज़ें जिसमें हमारे पास आज की तरबूज, कोई भी वाटरी फ्रूट आप दे रहे तो उसके बाद आप पानी मत लें। जैसे खरबूजे के बारे में भी कहा जाता था कि जी खरबूजा खाना तो आपने उसके बाद पानी नहीं पीना। अब मुझे बचपन में बहुत क्यूरोसिटी होती थी, क्यूरोसिटी आप देखिए क्यूरोसिटी है तो सवाल पूछने की आदत बन गई ना मुझे, तो मना था कि जी आपने खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना। अब मैं सारी से रात बैठ के पढ़ना, सारी से रात बैठ के पढ़ती थी, खाती रहती थी। फ्रिज खोला, फ्रिज में पड़ा हुआ था मज़ेदार सा खरबूजा, कटा हुआ, ठंडा ठंडा। मैंने निकाला, मैंने खाया। अच्छा, खरबूजा मैंने खा लिया तो पढ़ते हुए मुझे एकदम से एहसास हुआ और हुआ दिमाग में कि क्यों ना मैं पानी पी के आज चेक करूं। कल वैसे भी छुट्टी है, इनकेस कुछ होगा तो देखते हैं क्या होता है, पानी पिया जाए। मैंने जनाब जाके पानी पिया। वो क्यूरोसिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपने बच्चे को कभी दोष नहीं दूंगी, मैं खुद वो थी। मैंने पानी पी लिया और कुछ देर के बाद मेरी तबीयत इस कदर ख़राब, मैंने फिर अपने अम्मा का दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, और मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ थी जैसे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जी पाऊँगी, इस कदर में तकलीफ़ में थी। मेरे अम्मी मुझे रात के सुबह के 4 बजे लेके इमरजेंसी में भागे तो हॉस्पिटल वालों ने कहा इनको तो अपेंडिक्स की पेन हो रही है, हम इसका फ़ौरन ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे अब्बू को था लड़की ज़ात है,
इसका क्या, मैं ऑपरेशन कराऊँ? एक से प्लीज़ आपने डॉक्टर साहब हमें एक और मौका दें, हम एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। लो जी, वो मुझे लेके गए दूसरे हॉस्पिटल में, वो दूसरे हॉस्पिटल बल्कि जो वो बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ मुझे अब्बू लेके गए थे पहले, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना है, और लाहौर के मॉडल टाउन में बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर अब्बू मुझे एक और छोटे क्लिनिक्स में लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा नहीं, इनको ना कुछ पूछा आपने खाया क्या था, मैंने उनको बताया मैंने ये चीज़ें खाई हैं। उन्होंने कहा इनको गैस वार हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो ड्रिप लगाई मुझे एंड आई वाज फाइन आफ्टर फ्यू आवर्स, कपल ऑफ आवर्स, लेकिन ठीक हो गई थी, मैं ऑपरेशन से बच गई। और डॉक्टर साहब भी ना कुछ ऐसी ही चीज़ बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल में कोई आया और उसके पेट में दर्द था, उनको अपेंडिक्स लग रहा था। वी एज अ सर्जन हम लोग ये देखते हैं कि भाई कि बहुत सी मरतबा पेश हम आज जैसे आज का मौजू है हमारा फूड एलर्जी, तो कुछ लोग खा पी के आ गए इस तरह, आपने जिस तरह खरबूजे का जिक्र किया, अब इसी तरह तरबूज के बारे में भी कहते हैं कि भाई ज़्यादा खा लिया, या तरबूज सुबह खाओ तो सोना है, दोपहर को खाओ तो चांदी है, और रात को खाओ तो पीतल है, इस तरह कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जल्दी जल्दी खाया, या बहुत आपने जो है वो उजलत में कोई चीज़ खाई, रखी हुई चीज़ खाई, या फूड एलर्जी हुई आपको, तो पेट फूल गया, गैसेस फॉर्म हुई, और आपने समझे कि उसने एक पिक्चर दी जैसे अपेंडिक्स की हुआ, या पेट में दर्द हुआ, सीधे हाथ की तरफ गया, आप डॉक्टर के पास गए, सर्जन को कॉल की गई, या हमें जिस तरह बहुत सी मरतबा कॉल आती है, जूनियर आदमी था, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, उसने हाथ लगाया, पिक्चर बिल्कुल अपेंडिक्स की थी, उसने भी डायग्नोसिस सही की, लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं इसको अपेंडिक्स की ज़रूरत है। तो कुछ हमें उसमें थोड़ा सा रुक के सोच के फिर अमल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो सीनियर होता है थोड़ा उसको तजुर्बा होता है, जिस तरह आप दूसरे हॉस्पिटल में गई, हो सकता है वहाँ सीनियर आदमी हो, वहाँ उसने देखा, तो हो सकता है दिस वाज द केस ऑफ फूड एलर्जी, और आपको या फूड इंटरेक्शन हुआ किसी चीज़ से, गैस फॉर्म हुई, और हम वहाँ रुक गए और खामखा के हमने उसको ऑपरेशन ना किया। और इसी तरह की फूड एलर्जी समटाइम्स दे मैनिफेस्ट विद क्या इस तरह आती है कि या तो वॉमिटिंग हो, नोजिया हो, या बहुत ज़्यादा डायरिया हो, और फिर पता चले कि भाई या तो एब्डोमेन फूल गया, और समटाइम्स रॉन्गली ऑपरेशन हो जाए, ठीक है। तो बड़ा एहतियात के साथ ये फूड एलर्जीज को देखना चाहिए, और सोच समझ के फिर इसको फैसला लेना चाहिए। फिर कौन सी फूड एलर्जी जानलेवा हो सकती है जो आपको मार सकती है और हमें पता नहीं चलता? अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो 6% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड फूड एलर्जीज हैं। तो और दूसरी बात ये कि फूड एलर्जी क्योंकि बच्चा माँ और बाप दोनों से 50-50% वहाँ से ऑटोसोम्स लेकर आता है, इनहेरिट करता है, तो उसको अगर मदर फादर को है तो वो बच्चे को भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की जिस तरह अपेंडिक्स के ऊपर, तो अब आजकल तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि अपेंडिसाइटिस जब आइटिस आता है तो इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना। तो अगर आपने एक अच्छा सीटी स्कैन और उसको अच्छा एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जिसने इसके ऊपर ओपिनियन दे दिया, तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि आया उसको अपेंडिसाइटिस है या उसको गैस ट्रबल है। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसी के साथ जब आइटिस होगा तो लिकोसाइटिक काउंट बढ़ी हुई होगी, इन्फेक्शन क्योंकि उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर। तो आप इसको अगर थोड़ा सा रुक कर और प्रॉपर डॉक्टर के पास और प्रॉपर थोड़ी सी जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ चले जाएं, तो आप बच सकते हैं खामखा की अपेंडिक्स, खामखा की जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है उससे। आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि सर्जन जब कुछ नहीं मिलता तो अपेंडिक्स ज़रूर निकाल देते हैं। तो कमिंग बैक टू द फूड एलर्जीज, मुझे वहाँ पे मेरे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तमाम लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बहुत मजे की बात करना चाह रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बताइए प्लीज। थोड़ा सा मुझे सब लोगों से एक बात पूछनी ये है कि इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, फूड एलर्जी की बात हो रही है, आप ये बताइए कि हम लोग जितने भी हैं, यानी कि हमारी फैमिली या फैमिली से आउट ऑफ फैमिली लोग जो हैं, अगर एक दिन के चावल रखे हुए होते हैं या एक दिन का दूध रखा होता है या एक दिन की ब्रेड रखी हुई होती है, वॉट एवर कुछ भी चीज है, अगर हमने खाई है तो हम बिस्तर पे गए सीधा, ठीक है, वो 3 दिन अगर फ्रिज में रहे और हमने अपने मासियों को दे दिए तो मासी हमसे भी तगड़ी है और वो हमसे भी ज्यादा घर का काम कर रही है लग के। दूसरी बात ये कि अगर हम उन्हीं मासियों के साथ किसी बाजार जाते हैं और चलो कोई ठेले पे चीज है तो हमने बोला नहीं नहीं यार हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो, और उन्होंने बोला नहीं तुम आप भी खा लें थोड़ा सा 2 चमचे, और हमने लिए
तो हम बिस्तर के ऊपर हैं, जबकि हम सारी हाइजेनिक चीजें खा रहे हैं। उन्होंने खाए तो हमारे 50-50 कपड़े धो रही हैं। तो ये बताइए कि हमारी मासियाँ, हमें मोशन हो रहे हैं तो हम ब्रेक पर आ जाते हैं, हल्के फुल्के खाने खाते हैं। मैंने देखा हमें मासियों को कुछ मसले होते हैं तो वो तो सुबह भी आके हमारे यहाँ सुबह नाश्ते खा रही होती है, या कि बाजी खुद ही सही हो जाएगा, बाजी खुद ही सही हो जाएगा। तो ये क्या सिलसिला है? यानी कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रही फैमिली वाइज, ये तो मैं अपनी तमाम दोस्तों की भी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी स्किन हमसे अच्छी, इनके बाल हमसे अच्छे, इनकी ये एक्टिवनेस इनकी इतनी अच्छी, हमें जरा सा कुछ हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये डॉक्टरों के यहाँ जाती ही नहीं है। बाजी दही खा लिया था, दही खा के मैं यूं सो गई थी, ऐसा 2 मिनट में बाजी में तो सही। आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बीट नहीं कर सकते। एक चीज, एक छोटी सी बात और बताती हूँ मैं आपको, बहुत मजे की। वो ये कि कहने वाली नहीं है लेकिन फिर भी मजे की बात है। चलो बता दे जल्दी से। अभी मेरे तो आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन अभी मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई। मैंने अपनी एक मासी रख ली। मैंने कहा कि यार वो तो मेरे पास रख जाओ, मुझे कोई भारी चीज नहीं उठानी है, ये नहीं करनी है। 24 आवर में लेटी रहती। मेरी मासी भारी भारी चीजें उठा रही है, बाल्टियां उठा रही है। 1 महीने बाद मेरी प्रेगनेंसी तो खत्म हो गई और वो सर पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ बाजी, तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं हो गई खाली। अब मेरे को इतनी हंसी आ रही कि अल्लाह देखो ये क्या सिलसिला, इनमें माशाल्लाह से इतनी कुव्वत होती है। अब ये बताएं, इसका जवाब दें आप। बिल्कुल से। अच्छा, कुछ चीजें तो हम अपना सोच भी अपने में सवार पहले क्वेश्चन का मैं पहले जो आपका पहला हिस्सा था उसका जवाब तो ये है कि जब वो बचपन से ही इस माहौल में होते हैं ना, एक ग्लैंड होता है जिसम के अंदर थाइमस, वो थाइमस का ग्लैंड जो होता है वो इम्यूनिटी को प्रोसेस कर रहा होता है पूरा। अब वो ऐसे माहौल में होते हैं जो खाना पीना खेलना कूदना ऐसे एक माहौल में होते हैं जहाँ सारे एंटीजेंस, जिसको हम सुबह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, एंटीजेंस जो कि हर चीज़ को एक्सपोज हो रहे होते हैं, वो थाइमस हर तरह की एंटीबॉडी बना रहा होता है उनके लिए। ठीक है, हम इतने साफ सुथरे माहौल में अगर थोड़े बहुत में रहते हैं तो वो हमारा इतना नहीं बना होता। एटलीस्ट हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, हम उस स्कूल में पाइप से पानी पीते हुए और हर चीज़ करते हुए हम बड़े हो चुके हैं। अब जो हमारी जनरेशन आ रही है वो इतनी ज़्यादा वो उस पर एक्सपोज नहीं हुई है। आजकल आप देख रहे हैं कि पहले ज़माने में कहते थे कि भाई मिट्टी से पानी पी लो या मिट्टी में खेलने दो, अब बाहर वाले वो सब कर रहे हैं। जिस तरह के जो फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, अपने बच्चों को जानवर से खिला रहा है और हर चीज़ कर रहा है और उनको कंट्री साइड पे ले जा रहा है और वहाँ पे उसको खेलकूद में लगा रहा है, और हमें जो है वो फेसबुक पे और हमारे बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है, जिससे हम मना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो बाहर खिला के उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। हम ये मासियाँ भी हैं, इसी तरह के लोग जो हैं वो साथ साथ इनके लोग भी क्या कर रहे हैं कि अच्छे खासे उसमें खेल खेल के उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्यून होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। उसकी एक मिसाल दूँ, मिसाल कोई ख़राब नहीं है लेकिन एक मिसाल बड़ी आसान सी मिसाल है कि 2 तरह के आप देखते हैं जानवरों में, जो आम जानवर होते हैं या आम इस्तिलाह में कहें कि एक घरेलू पालतू जानवर है। कुत्ते की मिसाल दूंगा, जो पालतू कुत्ते हम घर में रखते हैं और एक गली के कुत्ते होते हैं। गली के कुत्ते लड़ते मरते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। पालतू कुत्ते को वैक्सीन भी कराई जाती है, हर तरह रखते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, वेट के पास भी जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो उनकी कितनी रेजिस्टेंस कम होती है। जो बाहर घूम रहे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी होती है, बहुत ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते और उनको मारना करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे भी मम्मी डैडी जो पेट्स निकल आते हैं हमारी तरह, बस तो ये वजह जो है ना, ये रेजिस्टेंस पूरी इम्यूनोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करती है, एक पूरी साइंस है इसके ऊपर, उसकी वजह से ये उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। बाकी आपने कहा कि उनकी जो रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है वो ये होती है, मैडम ने जिस तरह कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं वो। आप भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दीजिए, आपकी रेजिस्टेंस और दूसरा ना, हम खुद अपने दिमाग में अपने आप को छुई हुई समझा हुआ है। मैं अपने आप कुछ बीमार हो तो मैं कहती मैं खुद ठीक होंगी, अभी ठीक होगी दिखाऊंगी। अब एटलीस्ट खुद तो लड़े ना। हमारे साथ में जो अफीफा, मैं अफीफा से जानना चाहूंगी, अफीफा जो अपनी प्रेगनेंसी के वाले से बात की। अब ये भी बड़ी बात है ना, कुछ लोग प्रेगनेंसी को एज ए बीमारी समझते हैं कि वो पूरी प्रेगनेंसी जो है वो बेड पे लेट के, बिस्तर पे उसको लेट के गुजार देते हैं, और कुछ लोग प्रेगनेंसी में वो एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, जैसे अपनी मासी की भी एग्जाम्पल दी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, प्रेगनेंसी इट्स नॉट अ डिज़ीज़, ये बात हम सबको पता होनी चाहिए सबसे पहले। बेशक हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, हमने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ही जाना होता है। यूके वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो होम बर्थ को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब हमारे सारे विज़िट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर के पास होते हैं। हमने सबको बताया होता है हम प्रेग्नेंट हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज़ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं,
हाँ, अगर आपको कोई इस किस्म के इश्यूज़ हैं, जैसे आपको प्लेसेंटा प्रीविया या इस किस्म के मसले मसाइल हैं जिसमें आपको खुद से डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आप इस तरह के काम, हैवी काम मत करो, तो वो तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन आपकी मूवमेंट प्रेगनेंसी में इतनी अच्छी है आपके लिए कि आपकी डीप वेन्स जो होती हैं उसके अंदर ब्लड का जो बहाव होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से, जिस तरह DVT से आप बच सकते हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो, जस्ट मेक योर सेल्फ रियलाइज़ कि आप ब्लेस्ड हो, आपने अपने आप को नॉर्मल रखना है, आपने अपनी प्रेगनेंसी को ऐसे लेके चलना है कि जैसे दिस इज़ समथिंग विच इज़ गिवन टू यू एज अ ब्लेसिंग। अपने आप को बेड रिडन नहीं करना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस इंक्रीज़ कर जाएगा और आप जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वगैरह वाले सारे सिचुएशंस होती हैं उससे भी बच जाओगे। हाँ, ये आपने से बात से कि बहुत सी एक्टिव लाइफ जो है ना वो आपको बहुत सारी, अब लोग मुझे ये ना कहते कि देखिए जी ये तो मध्य तो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है, मैं खुद भी मुझे लगा था, लेकिन आप अपने आप को बिजी कर लें, दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे खुद को बिजी कर लें। हाँ, तो आप फिजिकल तौर पे बिजी कर लेंगे तो आप उस चीज़ों में भी लग जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक एक मशवरा ज़रूर लेना चाहूँगी कम्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है एलर्जीज। तो मैं आपसे शुरू करूँगी डॉक्टर। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, आप हर चीज़ का ना वन थंब रूल ज़रूर रखा करें। और जो कौन से टेस्ट कराना चाहिए अपनी एलर्जीज को लेके? आप उसको ब्लड टेस्ट करवाएं, IgA और IgE वो उसमें आ जाएगा, फिर बाकी काम हमारा है। हमेशा ज़िंदगी में वन थंब रूल अप्लाई करें। जब एक नया बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी भी इस दुनिया में आता है ना, तो उससे हम जब वीनिंग शुरू करवा रहे होते हैं तो बोलते हैं माँ को कि एक चीज़ इसकी शुरू करवाओ, सीरियल से करा रही हो, केले से करा रही हो, बट वन थिंग उसमें क्या है कि पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, बच्चा रो रहा है या रैशेज हैं या उसके पेट में दर्द है, पता चल जाएगा। इकट्ठी 10 चीज़ें शुरू कराने का फ़ायदा नहीं होता। वैसे जब माएँ जैसे फीड कराती तो उनको मना करती थी, गोभी नहीं खानी बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ जो गैस हो आप नहीं खानी बच्चों। हाँ, तो वो वन थंब रूल है। तो इसी तरह बड़ों पे भी ये चीज़ लागू होती है कि काइंडली प्रिपेयर अ फूड डायरी। जब हम फूड डायरी बनाते हैं और उसमें फूड एलिमिनेशन डाइट्स, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जी मैंने रात को गोभी खाई थी, उस दिन दूध पिया था, और फलाने दिन तरबूज खाया था, मूंगफली खाई थी और रोटियां खाई थी। तो एंड में क्या होगा कि कैलकुलेशन आ जाती है, बिकॉज पूरी जिंदगी ना आप मेडिसिन पे रह सकते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वैसे ही खराब होगा। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली फूड एलिमिनेशन डाइट। जी, जब भी सीवियर एलर्जी स्टार्ट हुई है, ऑलवेज कंसल्ट अ गुड फिजिशियन। हाँ, ठीक है। अगर वो आपको टेस्ट दे रहे हैं, वो आपने टेस्ट कराने ही कराने हैं, उसमें कोई अननेसेसरी टेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं देखिए जिंदगी भर के लिए आप खुद को बचा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ फूड बॉदर कर रही है। गुड कंसल्टेशन एंड लैब टेस्ट आर नेसेसिटी, आपने फॉलो करना ही करना है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा मुख्तसर था। शाद रही है, बात रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।